नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि, जिसे सीडीपी के नाम से आप लोग जानते हो। और आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो शैक्षिक तकनीकी एवं विधियाँ हैं। अब शैक्षिक तकनीकी एवं विधियाँ क्या होता है ना, थोड़ा सा सबसे पहले आप लोगों को ना सरल तरीके से समझा देता हूँ, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो सके। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी एवं विधियाँ कहने का मतलब ये है कि अभी के आधुनिक युग में शैक्षिक तकनीकी मतलब मॉडर्न तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, जो तकनीक है, उसके माध्यम से आप लोग किस प्रकार से एक शिक्षक के रूप में छात्रों को ना सरल तरीके से समझाते हो और पढ़ाते हो ना, ये शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। थोड़ा सा और सरल तरीके से समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते थे और आश्रम में जा कर के पढ़ाते थे। ठीक है, हम लोग के ज़माने में क्या था, एक ब्लैक बोर्ड था और चौक के माध्यम से पढ़ा देते थे। थोड़ा सा आगे जाओ ना, तो फिर ब्लैक बोर्ड के स्थान पर क्या ले लिया, ग्रीन बोर्ड ने ले लिया। और ग्रीन बोर्ड में थोड़ा सा उससे आसान हो गया पढ़ाने के लिए। अब आधुनिक युग में क्या किया जाता है, अनेक ऐसे स्कूल है, जैसे आत्मानंद स्कूल जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट भी कॉलेज है ना, तो उसमें डिजिटल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दृश्य श्रव्य के माध्यम से, मतलब जो टॉपिक को पढ़ाना है उसको दिखा करके वीडियोज़ के माध्यम से आजकल के युग में पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे कम समय में बहुत बेहतरीन ढंग से एक ही बार में सीख सके। तो देखो, शैक्षिक तकनीक का मतलब यही है कि अभी के आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ना सरल तरीके से पढ़ाना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। एवं विधियां का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक के रूप में आप किस विधि के माध्यम से आप बच्चे को सरल से सरल तरीके से बहुत कम समय में समझा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से, ये विधियां कहलाता है। जैसे कि अभी के आप लोगों ने अनेक शिक्षकों की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो खेल खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो नाच नाच के, मतलब डांस कर कर के पढ़ाते हैं। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाते हैं। आप लोगों ने वायरल वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को। तो ये उसकी विधियाँ होती है, जो एक शिक्षक के रूप में सरल तरीके से आप बच्चों को समझाते हो, ये उसकी विधियाँ कहलाती है। समझ में आया ना आप लोगों को शैक्षिक तकनीकी एवं विधियाँ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, थोड़े से आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके माध्यम से ना सारी तकनीकी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ना हम लोग टोटल 20 प्रश्न करेंगे। ठीक है, आज का जो प्रश्न रहेगा ना, वो एकदम जो अभी का फैक्चुअल जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, मतलब थ्योरी और कथन और निष्कर्ष के माध्यम से, तो वैसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा, एक एक प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास लेने के बाद ना हम लोग इसका जो पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके, और वहाँ से ना आप लोग ना इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना। साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक ने आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे क्लास मिल पाए। ठीक है, तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए इसके जो थ्योरी है ना, सबसे पहला हम लोग उसे पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग केवल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, शिक्षण एक कौशलपूर्ण व्यवसाय है, अतः शिक्षण व्यवसाय में विशिष्ट कौशल, विधियों एवं तकनीकियों का गहन अध्ययन अनिवार्य है। बिना कौशलों, विधियों एवं तकनीकियों के ज्ञान के कोई भी शिक्षक का उत्तम शिक्षक बनना संभव नहीं है। यही कारण है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों को शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए इन सभी विधियों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। वैसे भी माना जाता है कि इन व्यवसायों में विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपेक्षित क्षमताओं के अभाव में दक्षतापूर्ण संपन्न नहीं किया जा सकता है। शिक्षण व्यवसाय समय के साथ अधिक जटिल हो गया है, अतः शिक्षण को सरल व सहज बनाने के लिए अनेक तकनीकी एवं विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण व्यवसाय भी समय के साथ साथ अधिक जटिल हो गया है। आज शिक्षा अभिभावकों के संदर्भ में एक निवेश है, तथा इससे किसी उद्योग में निर्मित उत्पादों के उत्कृष्टता एवं प्रभावशीलता से तुलना की जाने लगी है। अतः आज इसमें नवीनतम युक्तियां कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, इंटरनेट तथा दूरदर्शन जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगता है। संक्षेप में
शिक्षक अब पुरातन समय का सरल अप्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है जो अति सामान्य दशाओं में मनोकुल शिक्षण कर लेता था। आज के युग में कदम कदम पर चुनौतियां प्रतीत होती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने अनेक कदम उठाए और योजनाएं बनाई। इनमें शिक्षण युक्तियां, विधियां, प्रविधियां, शिक्षण योजनाओं का निर्माण, विभिन्न शिक्षण कौशल एवं गतिविधियां, शिक्षण विधियों का अनुप्रयोग एवं मूल्यांकन आदि है। नवीन शिक्षा प्रणाली में रटने को बल नहीं दिया जाता बल्कि बालक की इच्छा, रुचि, प्रेरणा, क्षमताओं और कुशलताओं आदि को बल दिया जाता है। शिक्षण में अनेक विधियों का प्रयोग करके अध्ययन कार्य को सहज व सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह निम्न है: क्रियात्मक विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि आदि। इनमें क्रियात्मक विधि बहुत ही उत्तम विधि है। मतलब ये जितना इसमें विधि दिया है ना वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। शिक्षण विधियों से विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। सबसे पहला को पढ़ो, छात्र को सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय निदानात्मक शिक्षण है। तो निदानात्मक शिक्षण क्या है? तो छात्रों के ना सीखने से संबंधित मतलब समस्या के समाधान करने के लिए ना निदानात्मक जो शिक्षण विधियां है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा को पढ़ो, पीयर रेटिंग एक मूल्यांकन उपकरण है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। पीयर रेटिंग क्या है? तो एक मूल्यांकन विधि है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तीसरा को पढ़ो ध्यान से, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कर्ता मारिया मॉन्टेसरी है। यह विधि अन्वेषण, खोज, अभ्यास, सहयोग, खेल पर आधारित विधि है। मॉन्टेसरी विद्यालय इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉन्टेसरी जो विधि है ना उसके प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी है। आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है कर करके, तो मारिया मॉन्टेसरी है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये विधि किससे संबंधित है? तो अन्वेषण, खोज, अभ्यास, सहयोग, खेल आदि से संबंधित है बच्चों के लिए। ठीक है, चौथा को पढ़िए, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो सतत मूल्यांकन किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए पांचवा को पढ़िए ध्यान से। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया आगमनात्मक तथा प्रयोग मूलक ज्ञान पर आधारित होती है। छठवां को पढ़िए, शिक्षण विधि के चयन के लिए छात्रों को सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का ध्यान नहीं रखना चाहिए। चलिए सातवां को पढ़िए, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक डब्ल्यू.सी. किलपैट्रम है। इसमें छात्र अधिक क्रियाशील रहता है और स्वयं अनुभव करके सीखता है। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है ना वो किलपैट्रम है। कौन है? तो किलपैट्रम है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो विधि है ना वो अनुभव करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है, क्रियाशीलता पर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो डब्ल्यू.सी. किलपैट्रम है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए 8 को ध्यान से पढ़िए, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जनक फ्रॉबेल है। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो फ्रॉबेल है, आप लोगों को याद रखना है। ऐसे में देखो ये किंडरगार्टन विधि के जो जनक है ना उसको कैसे याद रखना है? किंडरगार्टन मतलब आप लोग को समझना है कि एक गार्डन है और गार्डन में क्या रहता है? तो फ्रॉग रहता है, मतलब मेढक रहता है, और फ्रॉग से ही क्या बना है? तो फ्रॉबेल बना है। ये बात आप लोग ऐसे याद रख लेना, कोई ऑप्शन नहीं है और याद रखने का। ठीक है, तो किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है उसके जनक कौन है? फ्रॉबेल है। ठीक है, किंडरगार्टन से गार्डन को आप लोग याद रखना, और गार्डन में क्या रहता है? फ्रॉग रहता है, फ्रॉग से क्या होगा? फ्रॉबेल होगा। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को केवल इतना ही जो थ्योरी था वो पढ़ना था। अब हम लोग ना विस्तार पूर्वक इसका जो ना MCQ है उसको करेंगे, और सारी चीज़ को मैं आप लोग को बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले ना आप लोग खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सरल तरीके से इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझते हुए चलना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहला ध्यान से पढ़िए। फ्लेमिंग के वर्ग अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं। तो वो कौन कौन सी अधिगम शैलियाँ हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दृश्य विश्लेषणात्मक पठन और ज्ञानवान गति, ऑप्शन बी दृश्य श्रवण पढ़ने लिखने की प्राथमिक और गतिज, ऑप्शन सी दृश्य जागरूक पठन और ज्ञानवान, या ऑप्शन डी दृश्य प्रबल तर्क संगत और गतिज।
तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए, रोक लीजिए वीडियोस को बीच में, लेकिन आप लोग ना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दृश्य जागरूक पाठक और ज्ञानवान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो फ्लेमिंग के वर्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की जो अधिगम शैलियाँ हैं ना, वो 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ जो है वो ऑप्शन नंबर सी दृश्य जागरूक पाठक और ज्ञानवान करेक्ट हो जाएगा। दृश्य मतलब ये होता है कि एक शिक्षक के रूप में ना आप लोग को गहरी दृश्य होना चाहिए। जागरूक मतलब हमेशा अवेयर रहना चाहिए। पाठक मतलब उस विषय वस्तु की अच्छी ज्ञान और पकड़ होना चाहिए। और ज्ञानवान का मतलब यह है कि उस विषय की ना अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के जो वर्क अधिगम मॉडल है ना, उसके अनुसार ना 4 प्रकार की जो अधिगम शैलियाँ हैं वो दृश्य जागरूक पाठक और ज्ञानवान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक पढ़ना और नोट्स लेना, ऑप्शन बी व्याख्यान सुनना और नोट्स लेना, ऑप्शन सी व्यवहारिक हैंड ऑन कार्यशाला में प्रतिभाग करना, या ऑप्शन डी ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो देखना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक हैंड ऑन कार्यशाला में प्रतिभाग करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम का मतलब होता है कि अनुभव मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है और अधिगम का मतलब लर्निंग हो जाता है, और अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है बोला है। तो व्यवहारिक हैंड ऑन कार्यशाला में प्रतिभाग करना ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैं अगर कि ये प्रश्न क्रमांक 2 को थोड़ा सा सरल तरीके से बताऊँ ना, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें एक छात्र को ना बहुत अनुभव मिल सके, मतलब अनुभव के द्वारा वो सीख सके। तो कैसे सीख पाएगा अनुभव के द्वारा? जब विद्यालय में किसी प्रकार का जब प्रतियोगिता होगा ना, जब स्कूल में किसी प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, उसमें छात्र जो रहेगा वो प्रतिभाग लेगा, मतलब उस कार्यशाला में प्रतिभाग लेगा और उसको एक्ट करेगा। चाहे वो किसी प्रकार का ही गीता का आयोजन हो, चाहे वो नाटक करने के लिए हो, चाहे वो खेल खेल में हो, ऐसे प्रतिभाग लेगा। तो उस खेल के माध्यम से, उस कार्यशाला के माध्यम से जो छात्र रहेगा वो अपने अनुभव से ही ना सीख पाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना करेक्ट हो जाएगा। जब तक कि किसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगा, किसी खेल में किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, कैसे सीख पाएगा एक छात्र है वो? कैसे एक्सपीरियंस उसको अनुभव मिल पाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भाग में विभाजित करने एवं समूहों को विभिन्न भागों में विशेषज्ञ बनाने को शामिल करती है? ऑप्शन ए राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी जिंगासा तकनीकी, ऑप्शन सी थिंक पेयर शेयर तकनीकी, या ऑप्शन डी केस अध्ययन तकनीकी। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जिंगासा तकनीकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या क्या है, ध्यान से पढ़ो। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने एवं समूहों में विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनाने को शामिल करती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जिंगासा तकनीक हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब जिंगासा तकनीकी क्या है, थोड़ा सा और आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ ताकि इसके बारे में आप लोग का समझ अच्छा बन जाए। ठीक है, जिंगासा तकनीक यह एक समूह आधारित तकनीक होता है। ठीक है, क्या होता है? तो समूह आधारित तकनीक होता है जिसमें क्या किया जाता है, छात्रों की अलग अलग समूह बनाया जाता है, मतलब एक एक समूह बनाया जाता है, 5 की 6 की 7 की संख्या कोई भी हो सकती है। उसमें छात्रों की ना अलग अलग ऐसे करके एक कक्षा में अलग अलग समूह बनाया जाता है और उस समूह को ना प्रॉपर एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को कहा जाता है कि उस टॉपिक को प्रॉपर आप समझिए और समझ करके उसको आप लोग विश्लेषण करके उस टॉपिक पर अपना विचार व्यक्त कीजिए बोला जाता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक दिया जाता है ना, उस टॉपिक के बाद में उस टॉपिक पर विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और उसको सोचने समझने और अपने आप को विशेषज्ञ बनाने का मौका दिया जाता है, जिसे जिंगासा तकनीक कहते हैं। समझ में आया ना फर्स्ट वाला? तो प्रश्न क्रमांक 3 में भी सेम वही कहा जाता है कि कौन सी रणनीति या विषय वस्तु भाग में विभाजित करने, मतलब अलग अलग टॉपिक इनको दिया जाता है, जो भी समूह रहता है उसको, और समूह में विभागों में विभक्त करके विशेषज्ञ बनाने में शामिल करता है। तो अलग अलग
टॉपिक अलग अलग लोगों को दिया जाएगा एक समूह में, तो उसको विशेषज्ञ बनाने में मदद मिलेगा ना। जी हाँ, सभी का जब विचार एक दूसरे से मिलेगा तभी ना वो अच्छे से विशेषज्ञ बन पाएगा। तो जिज्ञासा तकनीक यही होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑप्शन नंबर ए, राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है ये जान लो सबसे पहला, ठीक है। तो राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो मतलब होता है ना, यह एक संरक्षित विचार मंथन तकनीकी है जिसमें ना अलग अलग सदस्य को एक एक करके अपने विचार को साझा करने का मौका दिया जाता है। मतलब एक कक्षा में मान लो 20-25 बच्चे हैं, उनको कहा जाएगा कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर ना अपने खुद के विचार को प्रस्तुत करने के लिए बोला जाएगा पूरे कक्षा में, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाएगा। मतलब जितने भी छात्र रहेंगे ना उस टॉपिक पर अलग अलग अपना जो विचार रहेगा उसको प्रस्तुत करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। कोई दबाव इसमें नहीं रखा जाएगा, तो वो राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है, ठीक है, ये तकनीक को, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, थिंक पेयर शेयर तकनीकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। थिंक पेयर शेयर तकनीकी कहने का मतलब ये है कि यह एक सहयोगात्मक शिक्षण तकनीकी है जिसमें क्या किया जाता है कि एक शिक्षक द्वारा ना सबसे पहले छात्र को एक प्रश्न दिया जाता है या कोई टॉपिक दिया जाता है जिसमें अपना व्यक्तिगत रूप से वो जो छात्र है ना वो सोचता है, और सोचने के बाद ना कुछ समय लेकर ना एक साथी अन्य और लेकर के ना वो अपना जो विचार है उसको दूसरों के साथ साझा करता है, ठीक है। मतलब ये है कि कक्षा में ना वो जो विचार है उसको ना वो साझा करता है और उस टॉपिक को ना अपना विचार प्रॉपर बताता है ना एक साथी अन्य लेकर के ना, तो वो थिंक पेयर शेयर तकनीकी कहलाता है, ठीक है। थिंक का मतलब ये होता है, शुरू से आप लोग को काट काट करके अलग अलग तरीके से समझा देता हूँ। थिंक का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक द्वारा एक टॉपिक दिया जाएगा, एक समस्या दिया जाएगा जिस पर छात्र कुछ समय लेकर कि वो अपना सोचेगा और थिंक प्रस्तुत करेगा। उसके बाद पेयर का मतलब ये होता है कि वो जो छात्र है ना जिसको समस्या दिया गया है वो अपने साथ एक और अन्य साथी लेकर के आएगा और उस पर उन दोनों का विचार पहले आपस में व्यक्त किया जाएगा और उसके बाद उन दोनों मिल करके ना पूरे कक्षा में अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करेगा, शेयर करेगा, जो उस प्रॉपर टॉपिक पर उस प्रॉपर जो समस्या शिक्षक के द्वारा जो दिया गया है ना उस टॉपिक को लेकर के अपना जो विचार है वो पूरे स्कूल के सामने, मतलब उस कक्षा के सामने ना अपना जो विचार है वो साझा करेगा, व्यक्त करेगा। ये कहलाता है थिंक पेयर शेयर तकनीक कहलाता है, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन नंबर डी, केस अध्ययन तकनीकी क्या है ये जान लो। केस अध्ययन तकनीकी एक शोध विधि है जिसमें ना किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह या घटना या उसके संगठन या संबंध के बारे में ना अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ताकि उस जो प्रॉपर टॉपिक है, उस जो प्रॉपर जो संगठन है या सूचना है या घटना है ना उसके बारे में गहरी समझ प्राप्त किया जा सके, जिसे हम लोग केस स्टडी कहते हैं। मान लो शिक्षक के द्वारा ना कोई एक टॉपिक उसको दे दिया जाता है जिस पर उसको केस स्टडी करना है, मतलब उस पर गहरी अध्ययन करके उसको रिजल्ट सौंपना है शिक्षक को, तो वो केस स्टडी कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा जिज्ञासा तकनीकी, वो करेक्ट हो जाएगा। और जिज्ञासा तकनीकी को मैंने आप लोग को बताया था ना कि उस जिज्ञासा तकनीकी में एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को ना प्रॉपर एक विषय वस्तु मतलब एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को प्रॉपर ना अलग अलग लोगों द्वारा विभाजित करके अलग अलग भाग पर ना जो टॉपिक दिया जाता है उस पर विशेष रूप से ना अपना जो विचार है वो व्यक्त किया जाता है, जिसे विशेषज्ञ बनने में ना उसको शामिल होता है। मतलब उस टॉपिक से वो छात्र क्या आएगा, विशेष प्रकार से विशेषज्ञ बनने में उसको जो मदद मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इतना ज़्यादा मेरे को आप लोगों को बताने का मतलब यह है कि इन सारे ऑप्शन को आप लोग अच्छे से समझ लो, ये सारे के सारे क्या होता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर ये जो जिज्ञासा तकनीकी है उसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि थिंक पेयर शेयर तकनीकी क्या है तब आप लोग बता पाओगे, पूछा जाएगा कि केस स्टडी क्या है तो आप लोग बता पाओगे, राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है तो अब आप लोग बता पाओगे। इसके अलावा जब पूछा जाएगा तो मेरा उद्देश्य है सारे के सारे ऑप्शन को आप लोगों को अच्छे से समझाना, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है। ऑप्शन ए, कला समेकित अधिगम AIL एक क्रॉस करिकुलर शिक्षा शास्त्री उपागम है। ऑप्शन बी, कला समेकित अधिगम और कक्षा शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं हैं। ऑप्शन सी, विज्ञान और गणित जैसे विषय की AIL के द्वारा पढ़ाया जा सकते हैं। या ऑप्शन डी, कक्ष में AIL के प्रयोग हेतु एक शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा कक्ष में AIL के प्रयोग हेतु एक शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 4 क्या कहा है, कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, मतलब जो गलत है उसे पूछा गया है। तो आप लोग ये बताओ, सबसे पहला, एक कक्षा कक्ष में AIL के प्रयोग के लिए शिक्षक को कला शिक्षा में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्या, मतलब किसी प्रकार की कला शिक्षण के प्रयोग करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्या। तो इसमें जो कला समेकित जो अधिगम बोला गया ना, तो उसमें विशेष जो प्रशिक्षण है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही नहीं है बोला है ना, तो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ता है, आप लोगों को ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए, फिर से आप लोगों के लिए एक नया ना कथन और कारण आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहला अभिकथन ए को पढ़ो, रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कारण आर को पढ़ो, रचनावादी इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, न कि केवल शिक्षक द्वारा थोपा जाता है। ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। या ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही देने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अभिकथन ए को पढ़ो, रचनावादी उपागम में विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, ये तो सही है। और कारण आर को पढ़ो, रचनावादी इस बात पर जोर देती हैं कि ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा अंतःक्रिया प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित होता है, ना कि केवल शिक्षार्थी द्वारा थोपा जाता है। मतलब जो शिक्षा द्वारा जो है ना वो थोपा जाता है, तो शिक्षक द्वारा नहीं थोपा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन जो ए है ना वो कारण आर का स्पष्टीकरण करता है, मतलब सही रूप से उसका व्याख्या करता है, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो ये समझ में आता है कि एक दूसरे से ये वैसे ही रिलेट करता हुआ है, ठीक है। और कोई भी शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार का जो सामाजिक जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो थोपा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों पर विभाजित किया गया है। मतलब ये जो अलग अलग जो ABCD करके दिया है ना, तो आप लोगों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना है कि NEP 2020 में किस स्तर पर सबसे पहला है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे आप लोगों को जमाना है, ठीक है। सबसे पहला ए को पढ़ो, प्रीपैरेटरी स्तर, बी को पढ़ो आधारभूत स्तर, सी उच्च माध्यमिक स्तर, डी मिडिल स्तर, ई माध्यमिक स्तर, या उसके बाद एफ प्राथमिक स्तर। तो आप लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक की जमाना है, ठीक है। आप लोग को पता होगा ना कि NEP 2020 के अनुसार अलग अलग स्टेप में बांटा गया है जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है उसको। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए, फिर इसको ना मैं विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ABDE जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित किया गया है। तो ये जो विभाजित किया गया है वो सबसे पहले आएगा ए जो है वो पहला में आ जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट ये ए आएगा, प्रीपैरेटरी स्तर पहला आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो आएगा वो आधारभूत स्तर, ये जो दूसरा आ जाएगा। और जो तीसरा आएगा वो आप लोग का जो मिडिल स्तर है वो तीसरा में आ जाएगा। और चौथा जो रहेगा वो माध्यमिक स्तर, ये चौथा में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला सुना होगा ना, 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट वो आप लोग को पता होगा ना। तो प्रीपैरेटरी स्तर पे ये सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम है ना उसमें जो शैक्षणिक स्तर है ना तो वो 4 भाग में बांटा गया है। ये वाला जो भाग है वो आप लोगों को समझना है। सबसे पहला क्या आएगा तो प्रीपैरेटरी स्तर आ जाएगा, दूसरा जो आएगा आधारभूत स्तर आएगा, तीसरा जो होगा वो
मिडिल स्तर आएगा और चौथा जो रहेगा वो माध्यमिक स्तर हो जाएगा। तो ये जो स्तर है वो आप लोग को समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है। ठीक है, हमेशा ऐसे पूछा जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये नया एजुकेशन पॉलिसी है इसलिए ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा आप लोगों को छोटा नजर आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलाइए। मतलब ये जो स्तंभ 1 दिया है ना और स्तंभ 2 दिया है ना, आप लोगों को उसको आपस में मिलाना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट को पढ़ो, ह्यूरिस्टिक खोज विधि। दूसरा समस्या समाधान विधि। तीसरा आगमन निगमन विधि और चौथा विश्लेषण संश्लेषण विधि। उसके अलावा ए को पढ़ो, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर जाना, इसका विपरीत क्रम। बी को पढ़ो, शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समस्या समाधान खोज के लिए प्रोत्साहित करना। सी को पढ़ो, जटिल अवधारणाओं को बेहतर समझने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना, इसका विपरीत क्रम। इसके अलावा डी को पढ़ो, समस्याओं को हल करना और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संरक्षित चरण का प्रयोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप कोशिश तो कीजिए क्या इसका आंसर होगा, फिर ना सारी चीज़ को मैं आप लोग को सरल तरीके से समझाऊंगा। और इसमें जितने भी ये विधि दिए ना सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा पहले खुद से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए सबसे पहला ना ये जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है ना, तो दोनों को आपस में सुमिलित करते हुए मतलब मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला फर्स्ट को देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि है वो क्या कहलाता है, तो वो आप लोग का विद्यार्थियों को अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समस्या समाधान करने खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब ये है कि एक विद्यार्थी होगा ना, उसको कुछ समस्या दिया जाएगा, वो अपने अनुभव के माध्यम से ना अपने सक्रिय रूप से खोज करेगा और खोज करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करेगा ना उस समस्या को समाधान करने के लिए ना, तो वो ह्यूरिस्टिक विधि कहलाता है। ठीक है, तो उसके अलावा दूसरा को देखो, समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि क्या होगा, तो जो समस्या समाधान जो विधि है ना वो समस्याओं को हल करने और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संरक्षित चरणों का प्रयोग करता है। ठीक है, क्या करता है, तो समस्या समाधान विधि में ना एक जो शिक्षक है वो बच्चों को कोई एक समस्या दे देगा और कहेगा कि उसका हल ढूंढो और उसका निष्कर्ष निकाल करके उत्तर बताओ करके। तो जो विद्यार्थी रहेगा वो क्या करेगा, उस समस्या को हल करने के लिए क्या करेगा, उस समस्या का हल ढूंढेगा और निष्कर्ष तक पहुंचेगा और उसके लिए क्या करेगा, संरक्षित जो चरण दर चरण है ना उसका हल ढूंढने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वो समस्या समाधान विधि कहलाता है। थर्ड को देखो, आगमन और निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि का क्या होगा, तो आगमन और निगमन विधि का विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर जाना और इसका विपरीत क्रम हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ये जो आगमन और निगमन विधि ना दोनों को अलग अलग करके विस्तार पूर्वक थोड़े से समझाऊं ना, तो आगमन विधि का जो मतलब होता है वो है सबसे पहले ना उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद फिर कायदा कानून नियम को बताया जाता है। मतलब सबसे पहला ना अगर कोई शिक्षक आएगा ना तो क्या करेगा, सबसे पहला एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उसके बाद जो है ना नियम कायदा कानून इस विषय पर बताएगा ना, तो वो आगमन विधि कहलाता है। और निगमन विधि जस्ट उसके विपरीत है। मतलब सबसे पहले ना उसको क्या करेंगे, नियम कायदा कानून बताएगा। ठीक है, क्या रूल है क्या डेडिकेशन है सारा चीज़ को बताएगा और बाद में फिर उदाहरण देंगे ना, तो वो निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, दोनों में प्रॉपर अंतर समझ में आया ना। उसके अलावा लास्ट में जो चौथा है उसको देखो, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। तो विश्लेषण और संश्लेषण जो विधि होगा वो जटिल अवधारणाओं को बेहतर समझने के लिए छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना एवं इसके विपरीत बोला है। अगर मैं विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि को भी अलग अलग करके बताऊँ ना, तो विश्लेषण विधि का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक द्वारा कोई भी समस्या कोई भी प्रश्न दिया जाता है ना, तो उस समस्या को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है, वो विश्लेषण विधि कहलाता है। ठीक है, और संश्लेषण विधि को बताऊँ ना, तो संश्लेषण विधि इसके जस्ट विपरीत है। कोई अगर इन्फॉर्मेशन है ना तो वो छोटा छोटा टुकड़ा में बिखरा हुआ है ना, तो उस सारे छोटे छोटे जो टुकड़ों में बिखरे हुए इन्फॉर्मेशन के एक साथ कलेक्ट करके अध्ययन करना ना संश्लेषण विधि कहलाता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया ना। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, विश्लेषण विधि में ना किसी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है, जबकि संश्लेषण विधि में ना जब छोटा छोटा पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन बिखरा हुआ होता है ना उसको एक में कलेक्ट करके उसको अध्ययन किया जाता है, तो वो संश्लेषण विधि कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को सभी को प्रॉपर समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। सहयोगात्मक अधिगम कोलाबोरेटिव लर्निंग का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है जिसका प्रतिपादक खालिस्तान ने किया है। मतलब आप लोगों को ये बताना है कि ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, मतलब समीपस्थ विकास क्षेत्र है ना, तो ये सिद्धांत किसने दिया है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी BF स्किनर, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की या ऑप्शन डी नोम चॉम्स्की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सहयोगात्मक अधिगम बोला है, कोलैबोरेटिव लर्निंग का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है जिसका प्रतिपादन, साफ साफ प्रश्न में ये बोला है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है ना, वो किसने दिया है बोला है, तो लेव वाइगोस्की ने दिया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसको आप लोगों को कैसे रखना है याद, ये समीपस्थ विकास क्षेत्र को जो रहेगा ना, वो इंग्लिश में भी दिया जाएगा, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ना ये जो जेड को याद रखना, और लेव वाइगोस्की का ना ये जो वाई से शुरू होता है, जो एक मनोवैज्ञानिक जो वाइगोस्की है उसका नाम ना, तो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक का नाम किससे शुरू होता है, तो वाई से शुरू होता है। उसका सिद्धांत क्या है, तो जेड है। तो ऐसे आप लोग याद रख लोगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका है, तो वाई से शुरू होता है नाम। तो वाई से किसका नाम शुरू होता है, तो वाइगोस्की का होता है। ऐसे याद रखोगे तभी याद रहेगा, ठीक है, रटोगे तो कोई मतलब का नहीं होगा, ठीक है, भूल जाओगे बाद में। तो ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेड से शुरू होता है। जेड को किसने दिया है, तो वाई से ने दिया है, एक पहले आकर के। तो ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक ना कूट वाली जो प्रश्न है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। जरूरी ये नहीं है कि ये 2024 में पूछा गया है तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जरूरी ये है कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी करते हो, मतलब आप लोग का माइंडसेट किस प्रकार से उसको कैप्चर करता है, किस प्रकार से सरल तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए सोचता है। आप लोगों की मेंटल जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना मेरा जो काम है वो प्रमुख है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब ये जो आप लोग का ना कॉन्सेप्ट दिया है ना, उसको क्रमानुसार आप लोगों को जमाना है। ए को पढ़ो शोध समस्या चयन, बी शोध विधि का चयन, सी शोध प्रश्नों का निर्माण, डी आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण और ई परिणाम सूचित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। आपको इसको ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ये जो थ्योरी दी है ना, उसको ध्यानपूर्वक हम लोग ना सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। कौन सा जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आएगा, तो सबसे पहला ए आएगा शोध समस्या का चयन। अगर मैं एक शिक्षक होने के नाते आप लोग को कोई एक टॉपिक दे दूँ तो सबसे पहला क्या दूंगा, उस टॉपिक में जो समस्या है उसका चयन करोगे ना आप लोग सबसे पहला। दूसरा में क्या आएगा, शोध प्रश्नों का निर्माण, उसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है उसका आप लोग निर्माण करोगे ना दूसरा में उसको। तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा में क्या आएगा, वो तीसरा आएगा शोध विधि का चयन, कि आप किस विधि से उसका चयन करते हो, मतलब उस समस्या का समाधान करने के लिए। उसके बाद चौथा आएगा आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण। तो ये चौथा हो जाएगा, आंकड़ों को संग्रहण करोगे फिर उसका विश्लेषण करोगे ना, जी है। और लास्ट में परिणाम की सूचना करना, मतलब लास्ट में सारा चीज़ को देखोगे ना कि क्या उसका परिणाम आया है, क्या उसका उत्तर आया है। तो ये पाँचवा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहला आएगा शोध समस्या का चयन, दूसरा में जो आएगा शोध प्रश्नों का निर्माण, तीसरा में आएगा शोध विधि का चयन, और चौथा में आएगा आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण, और पांचवा में आएगा परिणाम सूचित करना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं। तो आपको बताना है इसमें से जो कथन दिया है ना, उसमें कौन सा ऑनलाइन पद्धति के लाभ है आप लोगों को ये बताना है। पहला को पढ़िए सीखने का लचीला वातावरण, दूसरा प्रशिक्षण से अंतःक्रिया में कमी, तीसरा सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, चौथा संप्रेषण कौशल में कमी। नीचे दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ है बोला है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के। तो सबसे पहला फर्स्ट होगा। कैसे? तो सीखने का लचीला वातावरण। ऑनलाइन पद्धति में क्या होगा कि सीखने के लिए लचीला वातावरण मिलेगा ना जी आपको घर से ही जब ऑनलाइन पढ़ोगे तो। तीसरा क्या होगा? सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन। तो आप लोग को भी मन लगेगा ना कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए। होता था ना कि कोरोना काल में भी आप लोग ऑनलाइन ही पढ़े हो ना, तो सीखने के कार्यक्रम में जो रहेगा वो लचीलापन हो जाएगा। ठीक है। और ये जो कमी जो बोला है ना, देखो चौथा ना तो वो निगेटिव हो जाता है कमी, और उसके अलावा दूसरा को देखो इसमें भी कमी बोला है। कमी जो है वो क्या दर्शाता है कि निगेटिव पॉइंट्स को दर्शाता है। ठीक है। प्रशिक्षण के अंतःक्रिया में कमी, तो कमी को आप लोगों को नहीं लेना है। अगर प्रश्न क्रमांक 10 पॉजिटिव पूरी तरह से बोला है तो आप लोगों को पॉजिटिव आंसर भी लेना था। ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग आंसर का चूज कर सकते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 केवल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लेते हुए चलना है, किसी भी प्रकार से नेगेटिव को टिक नहीं मारना है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर बनाए गए विभिन्न दस्तावेजों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए। मतलब ये जो सूची 1 दिया गया है ना और सूची 2 दिया है ना उसको आपस में मिलाना है। सबसे पहला सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चौथा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ए 2001, बी 2009, सी 2020 या डी 2022। ये तो सरल है यार, 1-2 को मिलाओगे तो आराम से आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाइए बोला है। ठीक है। तो सूची 1 को सबसे पहला फर्स्ट को देखोगे ना सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में आया हुआ था। दूसरा को देखो शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जो है ना वो 2009 में आया हुआ था। और तीसरा को देखो राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020 में आया हुआ था। और चौथा देखोगे ना राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तो 2022 में आया हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली जो है ना वो सूची 1 और सूची 2 में ना करेक्ट आंसर को दे दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये जो आप लोग का जो डाटा दिया है ना उसे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदर चाहो ना तो मैं PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न आप लोगों के लिए। ठीक है। ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो आप लोग का थ्योरी दिया है ना उसको आप लोगों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, ऐसे व्यवस्थित करना है। ठीक है। सबसे पहला ए को पढ़ो, परिकल्पना बनाना, बी समस्या को परिभाषित करना, सी साक्ष्य प्राप्त करना, डी परिकल्पनाओं का परीक्षण करना और ई सामान्यीकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले ये जो थ्योरी दिया था ना उसको आपस में सुमेलित करते हुए चलते हैं, मतलब मिलाते हुए चलते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है। कौन पहले आएगा कौन दूसरा आएगा, इस प्रकार से। सबसे पहला देखोगे ना तो बी सबसे पहला आएगा। कैसे? तो समस्याओं को परिभाषित करना। अगर मैं आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या दे दूँ, कोई टॉपिक दे दूँ, तो सबसे पहला वो समस्या को परिभाषित करोगे ना कि एक्चुअल में वो परिभाषा हो है क्या। उसके अलावा ये जो ऑप्शन ए जो दिया है वो दूसरा में आ जाएगा, परिकल्पना बनाना। अपने मन से उसके बाद परिकल्पना बनाओगे ना जी उसका क्या आंसर हो सकता है बोल करके। उसके बाद जो आएगा वो डी आ जाएगा आप लोग का तीसरा में, परिकल्पनाओं को परीक्षण करना। तो परिकल्पना जो आप लोगों को मिला हुआ है उसकी आप लोग सबसे पहला परीक्षण करोगे ना तीसरा में आप लोग। और चौथा जो आएगा वो साक्ष्य प्राप्त करना चौथा में हो जाएगा। क्योंकि देखो जब आप लोगों ने परिकल्पनाओं की परीक्षण कर लिया फिर साक्ष्य ढूंढोगे ना कि उसको क्या क्या उसका साक्ष्य हो सकता है। और लास्ट में जो आएगा वो सामान्यीकरण हो जाएगा। ठीक है। मतलब जो निष्कर्ष होगा ना वो पांचवा में आप लोगों का आ जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहला क्या आएगा, समस्या को परिभाषित करना हो जाएगा। और दूसरा में जो आएगा परिकल्पना बनाना आ जाएगा। तीसरा में जो होगा परिकल्पनाओं की परीक्षण करना हो जाएगा। चौथा में जो होगा वो साक्ष्य प्राप्त करना हो जाएगा। और पांचवा में जो आएगा वो सामान्यीकरण हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाते हुए चलना है। ठीक है। फिर से आप लोगों के लिए एक कूट टाइप से प्रश्न आ गया, मतलब सुमेलित करने वाला, मिलाने वाला। ठीक है। तो
तो ध्यान से आप लोग बनाइएगा। इतना सारा आप लोगों को प्रश्न लाने का मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बनाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, मतलब ये जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया है ना, आपस में मिलाना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए को पढ़ो एनसीएफ 2005, बी को पढ़ो एनसीएफ-एफएस 2022, सी एनईपी 2020, डी एनईपी 1984। उसके अलावा पहला को पढ़ो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, दूसरा बहुभाषिता, तीसरा शिक्षा बिना बोझ के, चौथा पंचकोशीय विकास। उसके अलावा नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला स्तंभ 1 और स्तंभ जो दिया है ना उसको आपस में मिलाते हैं। सबसे पहला एनसीएफ 2005 बोला है, तो एनसीएफ 2005 है ना वो शिक्षा बिना बोझ के हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एनसीएफ-एफएस 2022 बोला है, तो एनसीएफ-एफएस 2022 जो है ना वो आप लोग का पंचकोशीय विकास में आ जाएगा। उसके अलावा सी एनईपी 2020 बोला है, तो एनईपी 2020 है ना वो आप लोगों का बहुभाषिता हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में एनईपी 1984 बोला है, तो एनईपी 1984 जो है ना वो ऑपरेशन बैकबोर्ड के नाम से आया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये है कि फिर से आप लोगों को ये जो ना अलग अलग जो थ्योरी दी है उसको आप लोगों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना है इसको भी, ठीक है। ए को पढ़ो परियोजना का नियोजन, बी योजना का चयन और उद्देश्य, सी परियोजना का मूल्यांकन, डी परियोजना का क्रियान्वयन या ई परियोजना का अभिलेखन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे ना उतना फ़ायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला क्या आएगा, तो सबसे पहला आप लोग का ऑप्शन नंबर जो बी जिसमें दिया है ना, मतलब जो बी दिया है ना परियोजना का चयन करना, तो ये सबसे पहला आ जाएगा। सबसे पहला कोई मैं समस्या आप लोगों को दूं, कोई आप लोगों को टॉपिक दे दूं तो क्या करोगे, सबसे पहला परियोजना बनाने के लिए उद्देश्य का चयन करोगे ना जी, तो पहला ये आ जाएगा। दूसरा जो आएगा वो परियोजना का नियोजन करना, ये दूसरा हो जाएगा। मतलब जो परियोजना मिला है उसके लिए आप कार्य करना शुरू करोगे ना, है। उसके अलावा तीसरा जो होगा वो परियोजना का क्रियान्वयन करना, मतलब उसके लिए आंसर ढूंढना, ये आप लोग का तीसरा हो जाएगा। चौथा जो होगा वो परियोजना का मूल्यांकन करना, आप लोगों का चौथा में आ जाएगा। और पांचवा जो लास्ट में आएगा परियोजना का अभिलेखन करना, ये पांचवा में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो होगा परियोजना का चयन करोगे और उद्देश्य ढूंढोगे उसका, दूसरा जो होगा परियोजना का नियोजन करोगे, तीसरा जो होगा परियोजना का क्रियान्वयन करोगे और चौथा परियोजना का मूल्यांकन, और लास्ट में जो होगा परियोजना का अभिलेखन। लास्ट में लिखोगे ना जी जो आप लोग का टॉपिक मिला है उसका आंसर को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 या ऑप्शन डी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में इस पर चर्चा किया था मैंने आप लोगों से, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा फाउंडेशन स्टेज 2022 करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने सुमेलित करने वाले जो प्रश्न थे उसमें एक ये जो टॉपिक हुआ आया था ना कि परिप्रेक्ष्य पंचकोशीय किससे संबंधित है बोल करके, तो NCF लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा था, तो NCF और उसमें क्या लिखा था FS 2022 लिखा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा ना, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रबुद्ध भारतीय पंचकोशीय
पंचकोषीय परिप्रेक्ष्य विकास इनमें से किससे संबंधित है ना, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022 से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। इसके बारे में मैंने तो आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था कि प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का ढांचा है। ऑप्शन ए 5+4+3+3, ऑप्शन बी 5+3+4+3, या ऑप्शन सी 5+3+3+4, या ऑप्शन डी 4+5+3+3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो मैंने बताया हुआ था यार आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5+3+3+4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो स्कूली शिक्षा का जो ढांचा है ना वो आप लोग का 5+3+3+4 का ढांचा करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखने थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत किस आयु के समूह के बच्चे को रखा। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 8 वर्ष, या ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत किस आयु के बच्चे को रखा गया है। तो मैंने सबसे पहले आप लोग को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था ना कि 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था ना। तो सबसे पहले ये जो 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो फाउंडेशन स्टेज कहलाता है आप लोगों का। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और जो फाउंडेशन स्टेज है ना उसमें सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला उसमें बालवाड़ी की कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा फिर आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद जब बच्चा ना 3 साल का जब होगा ना तो उसको सबसे पहला बालवाड़ी में भेजा जाएगा, फिर आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से 1 साल और 2 साल हो जाएगा। फिर ना उसका जो 5 साल पूरा हो जाएगा ना तो छठे वर्ष उन लोग को कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा, 3 वर्ष से ना छात्र का एडमिशन बालवाड़ी में होगा, फिर चौथा वर्ष वो आंगनवाड़ी में पढ़ेगा। ठीक है, और 5वां वर्ष के बाद ना वो फिर छठे वर्ष से क्या करेगा, फिर पहली, दूसरी, तीसरी में भर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाउंडेशन स्टेज जो है ना वो 3 से 6 वर्ष की आयु को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में स्कैफोल्डिंग की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को किसी कार्य के माध्यम से मार्गदर्शन करने हेतु सभी उत्तर प्रदान करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए स्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। या ऑप्शन डी छात्र को लचीलापन विकसित करने हेतु बिना किसी हस्तक्षेप के संघर्ष करने की अनुमति देना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को एक नई अवधारणा या कौशल को महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना और मार्गदर्शन देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्कैफोल्डिंग अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णन करता है बोलता है। तो स्कैफोल्डिंग जो होता है ना उसकी अवधारणा का ना जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थी को नई अवधारणा और कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्कैफोल्डिंग जो है ना वो वाइगोस्की ने दिया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की ने दिया था। पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, तो वाइगोस्की ने दिया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। पाठचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी सामाजिक सहभागिता, ऑप्शन सी विद्यार्थी की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, या ऑप्शन डी सीखने की गति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी की क्षमता और आवश्यकताओं को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्व किसे देंगे? और आप एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थी की जो क्षमता है और आवश्यकता है तो उसके अनुसार ही ना पाठ्यचर्या का आप निर्माण करोगे और विकास करोगे। जी हाँ, जो बच्चे सीख सकते हैं उसी के लेवल से ना आप पाठ्यचर्या का निर्माण करोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं और आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, फिर से एक कूट प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो आप लोग का कॉन्सेप्ट दिया है ना उसको कालक्रम के अनुसार आप लोग को बताना है कि कौन सा कमीशन और कौन सा समिति सबसे पहले बना, आपको बताना है। ए को पढ़ो मुदालियर कमीशन, बी राधाकृष्णन कमीशन, सी राममूर्ति समीक्षा समिति और डी कोठारी कमीशन। और ई को दिया है देखो प्रो यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ना देखो डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन सबसे पहले बना है। दूसरा में जो आएगा वो मुदालियर कमीशन दूसरा हो जाएगा, उसके बाद बना है। तीसरा में जो आएगा वो कोठारी कमीशन तीसरा में बना है ये वाला। और चौथा में जो आएगा वो राममूर्ति समीक्षा कमीशन ये चौथा में बना है। और सबसे लास्ट जो पाँचवा में बनेगा ना वो प्रो यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के ये पाँचवा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहला क्या आएगा डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन होगा, दूसरा में मुदालियर कमीशन होगा, तीसरा में कोठारी कमीशन होगा और चौथा में जो रहेगा राममूर्ति समीक्षा कमीशन और लास्ट में प्रो यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर से हम लोग समाप्त करते हैं और आप लोग अगर कहीं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास को लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से।